तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? टाइप्स ऑफ एग। और ये हमारी नई किताब में है, पुराने वाली किताब में ये टॉपिक शामिल नहीं था। अब मैं यहाँ पर इज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग सारे लोग ये बात जानते हो कि एग और ओवम एक ही चीज़ होती है। क्या मैं सही इज्यूम कर रहा हूँ? नहीं इज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब जहन में बना लो कि एग इज ए कॉमन नेम ऑफ ओवम। जो ओवम होता है ना, इसी को आमतौर पे एग बोलते हैं, इसीलिए आप ओवम को एग सेल भी बोलते हैं। इसीलिए आप ओवम बोलें या एग सेल बोलें, बात एक ही होती है, ठीक है। इसीलिए वो कहते हैं जी सेल जो है वो मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं, यानी सेल लाजमी नहीं हमेशा माइक्रोस्कोपिक हो, सेल मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। वो सही कहते हैं। भाई आप में से कौन है जिसने कभी मुर्गी का अंडा ना देखा हो? हम सब ने देखा हुआ। तो जब हमने अंडा देख लिया तो हमने ओवम को देख लिया। तो ओवम जो होते हैं सेल लाजमी नहीं है कि सेल हमेशा कैसे हों, माइक्रोस्कोपिक हों, सेल बड़े भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी। अच्छा, अब ये जो एक सेल होता है, हमने जब फर्टिलाइजेशन की बात की थी तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो स्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? अपना न्यूक्लियस, और वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। वो जो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट की डेवलपमेंट का सारा प्रोसेस जो होगा वो कौन सा सेल रन करेगा? ओवम का सेल रन करेगा ना, जो बाद में जाइगोट बन गया। तो अब होता क्या है कि जिस पर डेवलपमेंट हो रही होती ना, याद कर लो डेवलपमेंट इज एन एक्टिव प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है? मैं इधर लिख दूं कि डेवलपमेंट इज एन एक्टिव प्रोसेस। इसका क्या मतलब हुआ इस बात का? डेवलपमेंट इज एन एक्टिव प्रोसेस, इसका मतलब है इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड एनर्जी। इसको क्या चाहिए होता है बेटा? तो इट कंज्यूम लॉट्स ऑफ रिसोर्स एंड एनर्जी। तो इसको चलाने के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और एनर्जी चाहिए होती है। नाउ दैट इज द रीज़न व्हाई अगर कोई खातून आप देखते हैं वो एक्सपेक्ट करने लगती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो फिर जो डॉक्टर्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो कहती हैं जी इसको अच्छा खिलाएं, इसको अच्छा पिलाएं, ताकि इसके और बच्चे दोनों की सेहत के लिए अच्छा हो ना। तो बेसिकली वो जो माँ अच्छा खाएगी, अच्छा पिएगी, इनडायरेक्टली वो सारा किसके पास जा रहा होगा? वो डेवलपिंग बेबी के पास। अच्छा, ये तो लग्जरी वहाँ पर है ना जहाँ पर बेबी मदर की बॉडी में डेवलप हो रहा है, वो तो ठीक है। बट वहाँ पर जहाँ पर बेबी मदर की बॉडी में डेवलप नहीं हो रहा, भाई मुर्गी का चूजा तो अंडे में डेवलप हो रहा है ना, क्या ख्याल है? तो वो अंडे को तो आप कोई चीज़ दे नहीं सकते, तो इसीलिए फिर अंडे को अल्लाह ताला ने इस तरीके से इवॉल्व किया है दुनिया में कि उसके अंदर ही अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें रख दी हैं जो कि एग को एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो जो एग होता है, एग कंटेन ऑल रिक्वायर्ड प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा फॉर डेवलपिंग एन ऑर्गेनिज्म। ये मैं उन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ जो एग में डेवलप हो रहे हैं ना। अभी वो हमने बात कर ली, इंसानों में तो प्लेसेंटा के थ्रू वो काम हो जाएगा, हमने बात की फॉर डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए जब हम डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो उनमें हमें डिफरेंट तरह की कॉम्पोजिशन मिलती है। अभी बात ऑब्वियस है कि अगर हम ह्यूमन फीमेल का ओवम देखेंगे और हम एक मुर्गी का ओवम देखेंगे तो दोनों में फ़र्क होगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन फीमेल का जो ओवम है उसने प्लेसेंटा बना के मटीरियल सारे एक्सचेंज वहाँ से करवाने, उसको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। बल्कि वो जो मुर्गी का वो जो है चिकन का वो जो चिक होगा, उसने चिकन तो नहीं, चिकन तो वो कटी हुई मुर्गी को बोलते हैं, वो जो हैन होगी मदर हैन, उसका जो अंडा है, उसका जो वो जो चिक है, वो जो चूजा है, उसने तो किस में डेवलप होना है? अंडे में ही डेवलप होना है ना। तो वो सारे रिसोर्सेज अंडे में ही होने चाहिए ना। तो ये अब इसीलिए जब आप देखते हो तो डिफरेंट तरह के एनिमल में डिफरेंट तरह के आपको अंडे जो है वो मिलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स को, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स। और अब आप ये बात समझ रहे हो कि जब मैं एग बोल रहा हूँ तो मेरी मुराद बेसिकली क्या है? ओवम मेरी मुराद। क्या मुराद है मेरी? ओवम मुराद। समझ गया ना बात को? ठीक है। अब आज अच्छा क्या कहते हैं इसको, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब भी आप किसी चीज़ को क्लासीफाई करने जाते हो तो आप बेसिकली क्या करते हो? सबसे पहले कोई स्टैंडर्ड, कोई पैरामीटर सेट करते हो, उसके बाद क्लासीफाई करते हो, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है, जो क्लासिफिकेशन का जो पैरामीटर है, वो है अमाउंट ऑफ योग। अमाउंट ऑफ योग इज स्टैंडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन।
अंडों की क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन का जो पैरामीटर है, जो स्टैंडर्ड है, वो बेटा क्या है? वो अमाउंट ऑफ योग है, कि योग कितना मौजूद है उसके अंदर। ठीक है, उसकी बेस पे आपकी किताब में इन्होंने 4 तरह के जो है वो एग्स लिखे हैं। एक एक करके हम चारों को देख लेते हैं। उनमें से जो सबसे पहला इन्होंने एग लिखा है, उसमें से जो सबसे पहला इन्होंने एग लिखा है, सबसे पहला एग नंबर 1, वो इन्होंने लिखा है टीलोलेसिथल एग। अब देखो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो वर्ड है ना लेसिथल, ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है विच इज लेसिथोस, और लेसिथोस का मतलब होता है यॉक। लेसिथोस का मतलब क्या होता है? यॉक। और टीलो आपको पता है, आपने वो पढ़े थे ना, टीलोमेरिक, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम पढ़े थे, याद है? हाँ, इस तरह के थे। मेटाफेज कह रहा हूँ, जो माइटोसिस थी उसकी आखिरी फेज क्या होती थी? टीलोफेज, याद आ रहा है? तो टीलो का मतलब क्या होता है? कॉर्नर, सबसे एंड, सबसे साइड वाली जगह। तो अगर मैं इस एग को देखूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा? मुझे नजर आएगा कि यार ये जो एग है, इस एग में एक बड़ा योग होगा, एक बड़ा योग होगा, और वो योग इस एग में एक तरफ कंसंट्रेट हुआ होगा इस तरीके से, वो इस तरीके से यहाँ पर कंसंट्रेट हुआ होगा इस तरीके से, ये योग हो गया। तो चूंकि यहाँ पर जो योग है वो एग के एक साइड पे कंसंट्रेट हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? टीलोलेसिथल एग। तो यहाँ पर क्या होगा? जो योग है इज ह्यूज, एक तो ज्यादा होगा, एंड कंसंट्रेटेड, शाबाश, ऑन वन एंड या साइड, जो भी आप लिख लें, मैं साइड में लिख देता हूं, ऑफ एग। ठीक है, एक साइड में आपको मिलेगा। जब आप अपनी किताब देखेंगे तो किताब ने इसकी जो एग्जाम्पल लिखी है, किताब ने इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है बर्ड्स और रेप्टाइल्स। किताब ने इसकी एग्जाम्पल क्या लिखी हुई है? बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ठीक, तो ये पहली टाइप आपने समझ ली योग की, एक की, सॉरी। दूसरी टाइप सेंट्रोलेसिथल एग। समझ में आई बात कुछ? क्या मतलब हुआ? कि जो योग होगा वो बड़ा होगा, मगर एग के सेंटर में होगा, और बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी पेरीफ्री में होंगी। तो एक बड़ा योग सेंटर में होगा, और जो बाकी सेल ऑर्गेनेल होंगे वो सारे कहाँ होंगे? वो पेरीफ्री के अंदर। अपना पेरीफ्री क्या होती है? साइड वाला एरिया। ठीक है, लार्ज योग कंसंट्रेटेड इन सेंटर। तो बड़ा योग है, सेंटर में कंसंट्रेट कर रहा है, और बाकी साइटोप्लाज्म कहाँ चला गया? पेरीफ्री में। साइटोप्लाज्म इन पेरीफ्री। अब जब मैंने ये कह दिया आपको कि साइटोप्लाज्म पेरीफ्री में है, तो साइटोप्लाज्म में आपको याद है ना क्या होता है? साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल होते हैं, तो सारे सेल ऑर्गेनेल भी कहाँ चले जाएंगे? पेरीफ्री में चले जाएंगे। तो अब तीसरी टाइप इन्होंने कौन सी लिखी हुई है इसके अंदर? आइसोलेसिथल एग की। कौन सी लिखी हुई है? आइसोलेसिथल एग। अब आइसोलेसिथल एग वो एग होंगे जिनमें यॉक होगा तो सही, मगर यॉक कम होगा, तो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ यॉक। तो यॉक की क्वांटिटी बहुत स्मॉल होगी। दूसरी बात, ये जो यॉक होगा ना, ये पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, यानी आपको यॉक किसी एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं मिलेगा, ये आपको पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्पर्स मिलेगा। इस तरीके से डिस्पर्स हालत में मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। देखें इस तरीके। तो यॉक डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल सेल, और ये इन्होंने एग्जाम्पल लिखी हुई है इसकी कि ये आपको फिशेस के अंदर मिलता है और एम्फीबियन में मिलता है। तो मैं यहाँ पे से फिशेस लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, तो ये 3 मेन टाइप इन्होंने आपकी जो किताब है उसमें ये जो नया टॉपिक ऐड किया है उसमें ये तीनों लिख दिए हैं। अब आप इसको देखें, फिर हम थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, उसकी, वो जो मियोलेसिथल एग इन्होंने लिखा हुआ उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने किताब में एक चौथी टाइप भी लिखी हुई है एग की, जिसको मैं इस जगह पे लिख रहा हूँ यहाँ पर, और वो चौथी टाइप कौन सी लिखी है इन्होंने? मीजोलेसिथल एग की। अच्छा, अब देखो मुझे बताओ, वर्ड मीजो का मतलब क्या होता है? वर्ड मीजो का मतलब क्या होता है? मीजोडर्म, मीजोफाइट्स, मीजोमर्स। मीजो वर्ड का मतलब क्या होता है? मीजो वर्ड का मतलब होता है मिडिल, दरमियान वाला। तो मीजोलेसिथल यानी वो जिनमें ना बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत कम होगा। तो हैव मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक,
डिस्ट्रीब्यूटेड होगा साइटोप्लाज्म में, डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि इन्होंने आइसोलेसिस की और मीसोलेसिस की दोनों के एग्जाम्पल सेम लिखे हुए, दोनों के एग्जाम्पल सेम लिखे हुए, एम्फीबियंस और फिशेस। तो फिशेस मैंने यहाँ लिख दी ना, तो एम्फीबियन में वहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो मीसोलेसिस की एग्जाम्पल क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियंस। ठीक, तो बेटा ये हो गई तुम्हारी एक की क्लासिफिकेशन, ये हो गई तुम्हारी एक की टाइप्स।